लोग इतिहास जानने के स्रोत के बारे में चर्चा कर रहे थे और इन स्रोतों में हमने बातें किया था। कौन कौन से किताब किसने लिखा, किन किताबों में क्या क्या वर्णन किया गया है, इसमें हमने बातें किया था फुतुह उस सलातीन के बारे में। और फुतुह उस सलातीन किसकी रचना है? फुतुह है उस सलातीन रचना है इस्सामी की। और इसे इस्सामी ने कब लिखा, कहां पे लिखा, इसके बारे में भी हमने कल बातें किया था। वह दक्षिण भारत में बहमनी वंश के राज में लिखा। वह किससे नाराज था? वह मोहम्मद बिन तुगलक से नाराज था, क्योंकि जब मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी बदल दिया तो उस राजधानी के बदलते समय इसमें उसके वृद्ध दादा की मृत्यु हो गई थी। और इसके लिए उत्तरदायी किसको माना जा रहा था? इसके लिए उत्तरदायी उसने माना कि मेरे दादा की जो मृत्यु हुई उसके लिए जिम्मेदार मोहम्मद बिन तुगलक है। इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक जब दिल्ली से दौलताबाद राजधानी बनाया और दौलताबाद से फिर राजधानी बदलकर दिल्ली किया तो उस समय यह वापसी नहीं किया, दक्षिण भारत रह गया और अपने किताब में खुलकर लिखा। जितना लिख सकता था उतना इसने किस पर लिखने का काम किया? मोहम्मद बिन तुगलक लिखने का काम किया। फिर भी ये 13वीं शताब्दी के 14वीं शताब्दी के इतिहास का जानने का एक महत्वपूर्ण साधन है। दक्षिण भारत राजधानी परिवर्तन, नई राजधानी बनाना, इन सब के बारे में जानकारी इससे मिलती है। सबके बारे में जानकारी इससे मिलती है। तो इसके बारे में देखते हैं, नोट कर ले। फुतुह सलातीन, इस पुस्तक की रचना इस्सामी ने, मलिक इस्सामी ने फारसी भाषा में किया था। फारसी भाषा में किया था। दूसरा स्टार बना के नोट कर ले। यह पुस्तक बहमनी शासक, यह पुस्तक बहमनी शासक अलाउद्दीन बहमन शाह के नेतृत्व में, अलाउद्दीन बहमन शाह के नेतृत्व में, बहमन शाह के नेतृत्व में या संरक्षण में लिखा गया था। संरक्षण कर लेंगे, केयर टेकर, संरक्षण में लिखा गया था। यह 1250 ईस्वी में, 1250 ईस्वी में पूर्ण किया गया। यानी कि इसे 1250 में, इसे 1350 होना चाहिए, ये तिथि थोड़ा सा, 1350 ईस्वी में पूर्ण किया गया। इस पुस्तक में 1350 ईस्वी में पूर्ण किया गया। इस पुस्तक में 999 ईस्वी से लेकर, जब 999 में महमूद गजनवी गद्दी पे बैठता है, तब से लेकर और मोहम्मद बिन तुगलक मरता है उस दिन तक ये इतिहास लिखे गए। 1350 ईस्वी में इसे लिखकर पब्लिश कराया जाता है। 950 से लेकर 999 से लेकर 1350 ईस्वी तक के
इतिहास की जानकारी देता है। 999 से लेकर 1350 ईस्वी तक के इतिहास की जानकारी लेता है। यह इतिहास का वर्णन करता है। एक नोट कर ले, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल का यह विवादास्पद इतिहास है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल का यह विवादास्पद इतिहास है। शासन काल का विवादास्पद इतिहास है। एक नोट कर ले, इस पुस्तक में राजधानी परिवर्तन को इस पुस्तक में राजधानी को एक तरह से गलत कार्य बताया गया है। गलत कार्य बताया गया है। और मोहम्मद बिन तुगलक की इस कार्य को लेकर आलोचना भी की गई है। इस कार्य को लेकर आलोचना भी की गई है। आलोचना भी की गई है। एक नोट कर ले, दूसरा पॉइंट है, इस्लामी का जन्म दिल्ली में हुआ था। इस्लामी का जन्म दिल्ली में हुआ था। और मोहम्मद बिन तुगलक के राजधानी परिवर्तन करने के कारण, मोहम्मद बिन तुगलक के राजधानी परिवर्तन करने के कारण वह दक्षिण भारत जाके बस गया। राजधानी परिवर्तन करने के कारण दक्षिण भारत जाके बस गया। अलाउद्दीन बहमन शाह के संरक्षण में इस किताब को पूरा किया। अलाउद्दीन बहमन शाह के संरक्षण में अलाउद्दीन बहमन शाह के संरक्षण में इस किताब को पूरा किया। संरक्षण में इस किताब को पूरा किया। इससे भी दक्षिण भारत, उत्तर भारत है, महमूद गजनवी के आक्रमण, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। इन सब के बारे में यहां से जानकारी मिलती है। अब हम लोग बातें करते हैं रेहला। बातें करते हैं रेहला। ये भी किताब है। और रेहला पुस्तक को किसने लिखा है? इब्ने बतूता ने लिखा है। रेहला पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? इब्ने बतूता के द्वारा लिखा गया है। और किस भाषा में लिखा गया है? अरबी भाषा में लिखा गया। अरबी भाषा में इसे लिखा गया है। और दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट की बातें कर ले तो इससे उत्तर भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक
इन सभी विषयों पर प्रकाश पड़ता है। अब यहां पे देखिए, आखिर ये इब्न बतूता था कौन, कहां से आया? इब्न बतूता रहने वाला था अफ्रीका के मोरक्को शहर का। अफ्रीका के मोरक्को शहर का रहने वाला था और उसी मोरक्को से चलकर ये भारत नौकरी करने के लिए आया। क्योंकि आज भारत के लोग अफ्रीका जाते हैं, सांस से कहते हैं हम अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका, मोरक्को में, सऊदी अरब में। पहले उधर के लोग इंडिया आते थे नौकरी करने के लिए। तो ये भी नौकरी करने के लिए ही 1333 में भारत पहुंचा और इसका मूल नाम था अबू अब्दुल्लाह। अबू अब्दुल्लाह इसका मूल नाम था और 1333 ईस्वी में भारत पहुंचा। उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का शासन काल था। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में पहुंचा। मोहम्मद बिन तुगलक से इसने अरबी में बातें किया। मोहम्मद बिन तुगलक इससे बहुत प्रसन्न हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कि चलो इसे राजदूत बना दो, नहीं सॉरी, इसे दिल्ली का न्यायाधीश बना दो। इसे दिल्ली का काजी बैठा दिया, दिल्ली का काजी बना दिया। कुछ दिनों तक ये काजी के पद पर रहा, लेकिन कुछ पैसा लेन देन का मामला आ गया, घुसखोरी कर लिया और घुसखोरी प्रकाश में आ गई, जिसके कारण मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे उठा के जेल में डाल दिया। फिर मोहम्मद बिन तुगलक से संबंध इसके बेहतर हुए, ये जेल से बाहर निकला और जेल से बाहर निकला मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपना राजदूत बनाकर चाइना भेज दिया। लेकिन जब चाइना जा रहा था तब रास्ते में जहाज खराब हो गई। रास्ते में जहाज खराब हो गई और ये फिर वापस लौट आया। फिर वहां से वापस लौटने के बाद फिर दरबार में नहीं गया, ये फिर स्थल मार्ग से अपने स्वदेश वापस चला गया। स्थल मार्ग से अपने स्वदेश वापस चला गया और स्वदेश से वापस जाने के बाद मोरक्को में इसने अरबी भाषा में इस किताब की रचना किया, जिसे रेहला कहा जाता है। इस रेहला नामक पुस्तक में जो मोहम्मद बिन तुगलक का था, गियासुद्दीन तुगलक, उसने पोस्ट ऑफिस व्यवस्था में बहुत सुधार किया था, उसकी जानकारी मिलती है। कई बार ये पीसीएस में आ चुका है सवाल कि किस पुस्तक में गियासुद्दीन तुगलक के पोस्ट ऑफिस व्यवस्था के की जानकारी मिलती है, तो उसका एक लाइन में आंसर क्या है? रेहला में मिलती है। दूसरा, इस पुस्तक से और भी जानकारियां मिलती है, कैसे गियासुद्दीन तुगलक की रहस्यमय मृत्यु हो गई, इसके लिए मोहम्मद बिन तुगलक ही जिम्मेदार था। कैसे षड्यंत्र रच के हत्या कराई गई, इसके बारे में भी जानकारी मिलती है। उसके बाद ये सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी व्यवस्थाओं को बताने वाला पुस्तक है। लेकिन यह है कि यह पुस्तक कहां पे लिखा गया? यह लिखा गया अफ्रीका में। जब अफ्रीका वापस लौटा तो अफ्रीका वापस लौटने के बाद इस पुस्तक को इसने लिखने का कार्य किया। इस पुस्तक को इसने लिखने का कार्य किया। तो यह है रेहला, इब्न बतूता की पुस्तक है, जिस पर हम लोग बातें कर रहे थे। किस भाषा में लिखी गई है? अरबी भाषा में लिखी गई है। इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को का रहने वाला था। लेकिन एक बार पूछ दिया, मोरक्को न देके वहां पे अफ्रीका पूछ दिया कि उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका, उत्तरी पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका और दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका, किस अफ्रीका का रहने वाला ये इब्न बतूता था? तो इब्न बतूता मोरक्को को आप देखेंगे उत्तर पश्चिम में दिखाई देगा आपको, इसलिए उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका का ये रहने वाला था। नोट करके रेहला, इस पुस्तक की रचना मोरक्को निवासी, इस पुस्तक की रचना मोरक्को निवासी इब्न बतूता ने
अरबी भाषा में किया था। मोरक्को निवासी इब्न बतूता ने अरबी भाषा में किया था। एवं नोट कर ले, इस पुस्तक में भारत की राजनीतिक इस पुस्तक में भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति का विस्तृत वर्णन किया गया है। सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन किया गया है। इस पुस्तक में भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक का बृहद वर्णन किया गया है। नोट कर ले, इस पुस्तक में सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक की इस पुस्तक में सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक की गुप्तचर व्यवस्था, डाक व्यवस्था, और गयासुद्दीन तुगलक के मरने की परिस्थितियों के बारे में भी वर्णन किया गया है। आगे नोट कर ले, स्टार बना के, इब्ने बतूता का मूल नाम क्या था, यह भी पूछा जाता है। इब्ने बतूता का मूल नाम है शेख फतह अबू अब्दुल्लाह था। शेख फतह अबू अब्दुल्लाह था, जो उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका के किस शहर का रहने वाला था? मोरक्को। किस देश का? तो उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका देश है। जैसे दक्षिणी अफ्रीका देश है, उसी तरह यह भी है। मध्य अफ्रीका है, उत्तरी पूर्वी अफ्रीका है, ठीक उसी तरह उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में मोरक्को है, उसका रहने वाला। उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका के मोरक्को का रहने वाला था। एक नोट करें, 1333 ईस्वी में यह भारत आया। 1333 ईस्वी में यह भारत आया और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में तुगलक के दरबार में 14 वर्षों तक रहा। मोहम्मद बिन तुगलक, अबू गयासुद्दीन तुगलक के बारे में सुना होगा, वो लिखा होगा। भाई दरबार में रहने के बाद सब तो पता चल ही जाता होगा, इसीलिए उसने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में भी लिखा। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में यह 14 वर्ष रहा। आगे नोट करने स्टार्ट ना के,
स्टार बना के नोट कर ले। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का नियुक्त कर दिया, इसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। काजी नियुक्त कर दिया, काजी नियुक्त कर दिया। आगे नोट कर ले, स्टार नियुक्त कर दिया। यह 800 तक काजी के पद पर रहा। 8 वर्ष, 10 वर्ष 2 वर्ष कम, 8 वर्ष तक यह काजी के पद पर रहा, यानी कि दिल्ली का न्यायाधीश बना रहा। कितने साल तक? 8 साल दिल्ली के काजी पद पर रहा। एक नोट करके, बाद में इसके संबंध मोहम्मद बिन तुगलक से बिगड़ गया और मोहम्मद बिन तुगलक से बिगड़ गया। और स्वाभाविक है कि जब संबंध बिगड़ेगा तो बेईमानी और भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा, और बेईमानी भ्रष्टाचार का आरोप फिर कहां जाना पड़ेगा? जेल में जाना पड़ेगा। ये भी नोट कर ले। इब्ने बतूता पर बेईमानी और भ्रष्टाचार के आरोप लगे, बेईमानी और भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिसके कारण इसे जेल जाना पड़ा, जिसके कारण इसे जेल जाना पड़ा। जेल जाना पड़ा। लेकिन यहां पे एक सवाल है कि जेल में तो चला गया, लेकिन बाद में संबंध बेहतर हो गया तो जेल से रिहा किया इसको, और इसे अपना राजदूत बनाकर कहां भेज दिया? चाइना। लेकिन चाइना नहीं गया, फिर ये जहाज खराब होने के बहाने वापस लौट आया, फिर यहां से अपना स्वदेश चला गया। ये भी नोट कर ले। मोहम्मद बिन तुगलक से संबंध अच्छे होने के बाद, मोहम्मद बिन तुगलक से संबंध अच्छे होने के बाद इसे जेल से रिहा किया गया, इसे जेल से रिहा किया गया। और रिहा किया गया और जेल से रिहा किया गया, और इससे चीन का राजदूत बनाकर चाइना भेजा गया। चाइना भेजा गया, लेकिन रास्ते में जहाज के खराब होने के कारण इसे वापस लौटना पड़ा। रास्ते में जहाज के खराब होने के कारण वापस लौटना पड़ा, वापस लौटना पड़ा। तथा यह बाद में स्वदेश वापस चला गया, बाद में स्वदेश वापस चला गया, और वहीं पर रेहला लिखा। तो न तो कोई डर था, न तो कोई भय था। उसने जो भी देखा था खुल के लिखा, क्योंकि वो भारत में रहता तो दंडित होता। वो पहुंच गया था कहां पे? वो पहुंच गया था सीधे आपका मोरक्को। वहां पे न तो बादशाह जाता,
और न ही अन्य कोई जाता। इसलिए उसने जो भी आया, जो भी देखा था, खुल के लिखा, खुल के लिखा। उसने उन दरबारी षड्यंत्रों को भी उजागर किया जो यहां दिल्ली सल्तनत में थे। उन सभी षड्यंत्रों को दर्शाने का काम किया, उन सभी षड्यंत्रों को बताने का काम किया। आगे देखते हैं रेहला। रेहला के बाद अब हम लोग बातें करते हैं। इतिहास में सबसे अधिक जानकारी अमीर खुसरो के लिखित किताबों से मिलती है। अमीर खुसरो, जिसका जन्म उत्तर प्रदेश के कासगंज जिला, पहले एटा जिला था, लेकिन एटा जिला से अलग होकर कासगंज जिला बना। उसी कासगंज जिला के पटियाली नामक गांव में 1253 ईस्वी में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। 6 वर्ष की आयु में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई, जिसके कारण उसका लालन पालन कहां पे हुआ? सूफी खानकाह में हुआ। और दिल्ली के गयासपुर में सूफी खानकाह था निजामुद्दीन औलिया का। उसी निजामुद्दीन औलिया के खानकाह में इसका लालन पालन हुआ। वहीं पे बड़ा हुआ अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो बहुमुखी प्रतिभा का व्यक्ति था। वह गायन से लेकर रचना से लेकर हर चीज में महारत हासिल की। इसीलिए वहां पे ढोलक, तबला, इन सब का आविष्कार किया। उसने ईरानी तंबूरा और भारतीय बीड़ा दोनों को मिक्सअप करके एक नया सितार का भी आविष्कार किया। सितार का आविष्कारक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। अमीर खुसरो ने गायन की कव्वाली पद्धति का भी विकास किया। जो कव्वाली गाई जाती है, उससे कव्वाली का विकास भी किसने किया? अमीर खुसरो ने किया। उसके बाद देखा जाए तो यहां पे एक तरह से अमीर खुसरो ने यहां पे गायन से लेकर वाद्य यंत्रों का आविष्कार किया। खड़ी बोली का भी आविष्कारक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। अमीर खुसरो को तूती हिंद के नाम से भी पुकारा जाता है। उसे हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है। इसने एक एक करके 8 सुल्तानों का कार्यकाल दिया। इसके जो गुरु थे निजामुद्दीन औलिया, 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था, जबकि इसने 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था। निजामुद्दीन औलिया से प्रसन्न रहा करते थे, इसीलिए निजामुद्दीन औलिया इसे तुर्क अल्लाह की उपाधि से भूषित करते थे। इसे कौन सी उपाधि देते थे? तुर्क अल्लाह। तुर्क अल्लाह की उपाधि से निजामुद्दीन औलिया इसे विभूषित किया करते थे। यह बलबन के दरबार में अपना दरबारी कैरियर शुरुआत किया। बलबन का जो पुत्र था शहजादा मोहम्मद, उसी शहजादा मोहम्मद के दरबार में यह निवास करता था और वहीं से किताब लिखना शुरू किया। फिर इसे अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, फिर अलाउद्दीन खिलजी, इन सबके दरबार में रहने का मौका मिला। अलाउद्दीन खिलजी ने जब दक्षिण भारत पर अभियान किया तो उस अभियान में भी ये साथ था। जब चित्तौड़गढ़ इस अलाउद्दीन खिलजी ने अभियान किया, उस चित्तौड़गढ़ अभियान में भी कौन था? अमीर खुसरो साथ था। कई बार पूछा जाता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत का अभियान किया था तो उस अभियान में उसके साथ कौन था? उसके साथ कौन था? कौन इतिहासकार था? अमीर खुसरो था। जब चित्तौड़गढ़ पे अभियान किया था तो उस समय कौन था? कौन इतिहासकार उसके साथ था? तो उसका आंसर भी है अमीर खुसरो उसके साथ था। इस तरह देखा जाए तो यहां पे अमीर खुसरो ने एक एक करके मोहम्मद बिन तुगलक तक के दरबार को देखा। लेकिन 1325 ईस्वी में निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हो गई। जो निजामुद्दीन औलिया इसके गुरु थे, और मृत्यु होने के पश्चात उन्हें रखा हुआ था, उसे इसने देखा और देखने के बाद रो पड़ा। एक तुकबंदी की भी रचना किया, हिंदवी की रचना किया, और क्या कहा? गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने रैन भव चौदेश। यानी कि एक तरह
से इसने तुकबंदी की रचना किया। कुछ दिनों के बाद इसकी भी मृत्यु हो गई, लेकिन इसने दर्जनों किताब लिखी और प्रत्येक जितने राज्यकाल को देखा था उन सभी राजाओं के बारे में लिखने का काम किया। किस पुस्तक में क्या है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हेड डालते हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो द्वारा लिखित किताब अमीर खुसरो द्वारा लिखित ग्रंथ या किताब, ए नोट कर ले, स्टार मार्क है। अमीर खुसरो जिनका लोकप्रिय नाम है तूतीय हिंद था। लोकप्रिय नाम है तूतीय हिंद था। तूतीय हिंद का मतलब क्या होता है? हिंदुस्तान का तोता, जिसका नाम है हिंदुस्तान का तोता या तूतीय हिंद था। आगे नोट कर ले। इसका जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कासगंज जिला के पटियाली नामक गांव में हुआ था। कासगंज जिला के पटियाली नामक गांव में हुआ था। और इसने कितने सुल्तानों का कार्यकाल था? 8। एक करके 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा। बलबन को देखा, बलबन का पुत्र था उसको भी देखा, अलाउद्दीन खिलजी को देखा, उसके बाद शिहाबुद्दीन उमर को भी देखा, मलिक काफूर को भी देखा। फिर जलालुद्दीन खिलजी का तीसरा पुत्र था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। जो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दरबार में नग्न ही घूमा करता था। उसके शासन काल में किसी भी दरबारी को कपड़ा पहनने की इजाजत नहीं थी। वो सब नग्न ही बैठा करते थे, नग्न ही दौड़ा करता था। वो भी एक तरह से राजनीतिक षड्यंत्रों को दूर करने के लिए नियम बनाया था। उसका कार्यकाल देखा। उसके बाद समय के लिए खुसरो शाह भी गद्दी पर बैठा, उसको भी देखा। गयासुद्दीन तुगलक को भी देखा और फिर मोहम्मद बिन तुगलक को भी देखा। सुल्तानों का कार्यकाल अकेले किसने देखा? अमीर खुसरो ने। ये नोट कर ले। अमीर खुसरो ने दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा। दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा। आगे नोट कर ले। अब यहां पे देखे मोहम्मद बिन तुगलक के दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा। इसके गुरु का नाम क्या था? इस पर बातें करें। इसके गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। ये नोट कर ले। इसके गुरु का नाम है निजामुद्दीन औलिया था। इसके गुरु का नाम है निजामुद्दीन औलिया था। गुरु का नाम है निजामुद्दीन औलिया था। दूसरा पॉइंट नोट कर ले। निजामुद्दीन औलिया था। अब यहां पे देखें, जब यह मोहम्मद के दरबार में रहता था, जो बलबन का पुत्र था, और वह लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का शासक था।
क्योंकि उधर से ही मंगोलों का आक्रमण होता था। इसीलिए उस मंगोल आक्रमणकारियों से लड़ने के लिए शहजादा मोहम्मद को बलबन ने नियुक्त किया। उसके दरबार में ही रहता था। शहजादा मोहम्मद युद्ध में मारा गया मंगोलों के साथ। उस समय मंगोलों ने इसे बंदी बना लिया। किसको? खुसरो को मंगोलों ने बंदी बना लिया। लेकिन रात में पता नहीं कहां से दैवी शक्ति आई कि रात में मंगोलों के सैनिक खेमे से किसी तरह से बच बचा के भाग निकला। तो यहाँ पे एक सवाल बन गया कि कौन ऐसा इतिहासकार था जिसे मंगोलों ने बंदी बना लिया था, लेकिन बंदी गृह से वो बाहर निकल भागा। तो उसका आंसर क्या है? अमीर खुसरो के अमीर खुसरो को मंगोल आक्रमणकारियों ने अमीर खुसरो को मंगोले आक्रमणकारियों ने बंदी बना लिया था। मंगोले आक्रमणकारियों ने बंदी बना लिया था, लेकिन बंदी गृह से वह भाग निकला। बंदी गृह से वह भाग निकला। भाग निकला। आगे नोट कर ले। अमीर खुसरो को उसके गुरु निजामुद्दीन औलिया ने तुर्क अल्लाह की उपाधि से विभूषित किया था। तुर्क अल्लाह की उपाधि से विभूषित किया था। तुर्क अल्लाह की उपाधि से विभूषित किया था। आगे नोट कर ले स्टार बना के। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत अभियान और चित्तौड़गढ़ के अभियान में भी उसके साथ था। दक्षिण भारत अभियान और चित्तौड़गढ़ के अभियान में उसके साथ था। और चित्तौड़गढ़ के अभियान में उसके साथ, यानी कि दक्षिण भारत पर जब आक्रमण किया था उस समय भी उसके साथ था, और जब चित्तौड़गढ़ का अभियान किया था उस समय भी उसके साथ था। सब यह है कि अमीर खुसरो ने कई किताबों की रचना की। किस किताब में क्या जानकारी मिलती है, यहां से सवाल पूछा जाता है। अमीर खुसरो अपने आप को हिंदुस्तान का तोता कहता है और कहता है कि भारत मेरी जन्मभूमि है। और मोहम्मद साहब ने कहा कि जन्मभूमि से बढ़कर दुनिया का कोई स्वर्ग नहीं है। अगर इसलिए मैं हिंदुस्तान का पक्ष लूं तो मेरे ऊपर पक्षपात का आरोप न लगाया जाए, क्योंकि हिंदुस्तान मेरी जन्मभूमि और ये स्वर्ग से बढ़। इसीलिए अमीर खुसरो हिंदुस्तान के बारे में लिखता है और क्या कहता है? गर फिरदौस बर्रुए जमीयस हमीयस। अगर फिर स्वर्ग है तो यही है। आज इसी उक्ति को कश्मीर का पर्यटन मंत्रालय अपना स्लोगन मानता है। यह शाहजहां ने लाल किला के अंदर लिखवाया। ये अमीर खुसरो की कृति है, जिसे अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक
नूह सुपेहर में इस बात को कहता है। और यही क्वेश्चन बिहार जे में पूछा कि अमीर खुसरो कौन सी किताब में तुलना स्वर्ग के बागीचा से करता है, स्वर्ग के उद्यानों से करता है, और अपनी उक्ति के माध्यम से इसे सिद्ध करता है, और यह भी कहता है कि मैं हिंदुस्तान तोता हूं, मेरे ऊपर पक्षपात का आरोप न लगाया जाए, ये भारत मेरी जन्मभूमि है और ये स्वर्ग से बढ़कर भी है। इस तरह देखा जाए तो उसका पुस्तक का नाम है नूह सिपेहर, गर फिरदौस बर रुए जमी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त। अगर पृथ्वी पे कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है। आगे नोट कर ले, अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचनाएं। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचनाएं। पहला है नूह सिपेहर, पहला है नूह सिपीर, नूह सिपेहर, इसी को नूह सिपीर भी कहा जाता है। नूह सिपीर या नूह सिपेहर, एक नोट कर ले। इस पुस्तक में अमीर खुसरो ने भारत की तुलना, इस पुस्तक में अमीर खुसरो ने भारत की तुलना स्वर्ग के बागीचा या स्वर्ग के उद्यानों से किया है, स्वर्ग के बागीचा या स्वर्ग के उद्यानों से किया है, बागीचा या स्वर्ग के उद्यानों से किया है, उद्यानों से किया है। एक नोट कर ले, इसी पुस्तक में वह कहता है कि गर फिरदौस बर रुए जमी अस्त, जमी अस्त है, हमीअस, हमीअस, हमीअस। ये फारसी में कहता है गर फिरदौस बर रुए जमी अस्त, हमीअस, हमीअस, हमीअस। अगर पृथ्वी पे कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। फिरदौस बर रुए, रुए जमी अस्त, सी लफ्ज है, बर कर लेंगे, बर रुए जमी अस्त, हमीअस, हमीअस, हमीअस। अगर पृथ्वी पे कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। अब यहां पे देखिए, इस पुस्तक में चाटुकारिता भी की गई है। अलाउद्दीन खिलजी का एक पुत्र है, उसकी खूब चाटुकारिता की गई है। एक नोट कर ले, इस पुस्तक में अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र, अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र, अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की चाटुकारिता भी की गई है। हाँ सर, बताएं सर।
हाँ हाँ बताइए। ठीक है, कितने बजे से है? ठीक है आते हैं। तो यहाँ पे बातें किया जो अलाउद्दीन खिलजी का तीसरा पुत्र था, जिसका नाम क्या था? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। इसी कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के बारे में चुकातापूर्ण वर्णन किया गया। इसलिए वर्णन किया गया है, अगर वर्णन नहीं करता तो दंगा कर देता। हालांकि सबको आदेश यही था कि दरबार में नग्न ही रहना है, निर्वस्त्र ही रहना है। ये पूरे एक से उसने कर रखा ताकि कोई नजर न मिल पाए किसी कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी से। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की चटकारतापूर्ण वर्णन किया गया है। दूसरा पॉइंट नोट कर लें, इस पुस्तक में भारत की जलवायु, पशु पक्षी, भारत की जलवायु, पशु पक्षी और धार्मिक जीवन का रोचक विवरण दिया गया है। धार्मिक जीवन का रोचक विवरण दिया गया है, दिया गया है। आगे है अरोहे। इसकी पहली किताब है जिसका नाम है किरण उस सदायन। किरण उस सदायन, किराने उस सदायन। ये पहली मसनवी है, ऐतिहासिक। ये नोट कर ले, ये अमीर खुसरो की पहली ऐतिहासिक कृति है, जिसे 1289 ईस्वी में लिखा गया था। 1289 ईस्वी में लिखा गया था। ऐतिहासिक मसनवी है। मसनवी एक तरह से इसमें पूरी छूट रहती है कि जो भी बातें हैं बेबाकी से लिखी जाए, तो एक समझ जाए तुकबंदी रचना है। मसनवी है, 1289 में लिखी गई। हाँ हाँ वही मसनवी है, ये 1289 में लिखी गई। आखिर इसमें है क्या? इसमें है बुगरा खां और उसके पुत्र कैकुवाद के मिलन का वर्णन। उसका पुत्र है कैकुवाद, बुगरा खां, और बुगरा खां का पुत्र कौन है? कैकुवाद। इसी के मिलन का वर्णन किया गया है। किसमें? इस पुस्तक में। नोट कर लेंगे, इस पुस्तक में बुगरा खां और उसके पुत्र कैकुवाद के मिलन का वर्णन है। कैकुवाद के मिलन का वर्णन है। यहां पे देखें, यहां पे एक सवाल है कि बुगरा खां कौन था और कैकुवाद कौन था, फिर मिलन की कहानी क्या है? तो यहां पे देखें, बलबन जब अपने दामाद से सत्ता प्राप्त किया तो बलबन ने कठोर शासन शुरू किया। बलबन के शासन को ब्लड एंड आयरन पॉलिसी भी कहा जाता है। उसके शासन काल को लौह और रक्त की नीति कहा जाता है। बलबन ने इतना कठोर शासन शुरू किया कि बलबन दाढ़ी जो रखता था और मुकुट पहनता था, ये दोनों मिला के दाढ़ी और मुकुट, केवल उसका चेहरा 3.5 फीट का लगता था। वो इतना एक भयानक, एक तो चेहरा भयानक हो गया
और दूसरा नंबर, वो जब दरबार में चलता था तो दोनों तरफ नंगी तलवार लिए हुए दो जल्लाद भी चलते थे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मतलब बिस्मिल्लाह का मतलब शुरुआत। थोड़ा सा इसी को ब्लड एंड आयरन पॉलिसी कहा जाता है। वो कठोर शासन शुरू किया। वो अपने आप को कहा कि मैं अफरासियाब वंशज हूं, मतलब तुर्की के एक योद्धा का वंशज हूं। वो सर्वश्रेष्ठ खून पर विश्वास करने लगा। दिल्ली का एक व्यापारी उससे मिलना चाहा, लेकिन वो घूस देके, दरबारियों को घूस देके कहा कि मुझे बलबन से मिलना है। वो पहुंच तो गया लेकिन उसने नहीं मिला। कहा भाग जाओ यहां से, नहीं मिलेंगे, नहीं मिला, क्योंकि वो अपने आप को कहता था कि मैं छोटे मोटे लोगों से बात नहीं करूंगा। वो एक तरह से क्या था, वो दरबार में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाने का प्रयास किया। उसी का पुत्र था बुगरा खां। उसने शराब पीने से लेके, नृत्य गान से लेके सब पे प्रतिबंध लगा दिया। वहां पे न तो कोई शराब पी सकता था, यहां तक कि उसके दरबार में बोलने की हिम्मत किसी को नहीं थी। किसी को हंसने की हिम्मत नहीं थी। बलबन बोलता था, लोग सुनते थे। ये इतना कठोर नियंत्रण लगा रखा था। लेकिन उसी का पुत्र कुपुत्र निकल गए। वो दिन भर शराब पीता था, दिन भर छुप छुप के बाहर रहता था, शराब पीता था। सुंदरी, ये सब कुछ ऐसो आराम के उसके साधन थे। तो बलबन ने बंगाल को जीतने के लिए अभियान किया, और जब बंगाल जीतने के लिए बलबन गया तो वहां पे बलबन ने बड़े पैमाने पे लोगों का कत्ल किया। और कत्ल लगभग 1.5 माइल की दूरी तक, 1.5 माइल का मतलब 1 माइल बराबर 1600 मीटर, लगभग मान लिए वहां पे 2 किलोमीटर तक, पूरा 2.5 किलोमीटर पूरा एक लंबा वहां पे बल्ली लगवाया। और उसी बल्ली पर सब लोग जो मारे गए थे सबको टंगवाया। और टंगवाने के बाद उसी रास्ते से अपने पुत्र बुगरा खां को गुजारा, ताकि बुगरा खां के अंदर भय खौफ पैदा। उसके बाद बुगरा खां को कहा कि कल से तुम्हें यहां का सूबेदार बनाया जाएगा, बंगाल का सूबेदार बनाया जाएगा। और तुमने कहीं पर बगावत किया, थोड़ा सा भी गुस्ताखी किया दिल्ली सल्तनत से, तुम्हारा यही कर दूंगा, तुम्हें भी इसी तरह कर दूंगा, के बीच खड़ा कर दूंगा। एक खौफ पैदा किया। उसको बहुत अच्छा कहा कि चलो अब इससे छुटकारा मिल गया, अपने पिता से कभी मुझे जाने नहीं मिल पड़ेगा, कहाँ दिल्ली जाना पड़ेगा, जो भी सामान है सब भेजता रहूंगा, जाओ, मैं बस यहाँ पे बैठो आराम से, मेरे लिए इससे बड़ा और कुछ नहीं है। कौन सोचा? बुगरा खां सोचा। बुगरा खां ऐसो आराम किया, सूबेदार बन चुका था, राज्यपाल बन चुका था बंगाल का। वहां की जलवायु उसे खूब पसंद थी, वहां पे खूब रहना पसंद किया। अब यहाँ पे उसका जो बलबन का जो बड़ा पुत्र था शहजादा मोहम्मद, वो मंगोलों के आक्रमण में मारा गया। बर्नी लिखता है कि उसको जिस दिन सूचना दी गई कि आपका पुत्र है, क्योंकि उसी को उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, ये तो शराबी था, इसलिए उसे जब सूचना दी गई कि आपका पुत्र मंगोलों के आक्रमण में शहीद हो चुका है, वो रत्ती भर भी हिला नहीं। वो दरबार में अपना काम कर रहा था, काम करता रहा, प्रतिदिन की तरह काम करता रहा। शाम को उठा, लेकिन बर्नी लिखता है तारीख फिरोज शाही में कि बलबन जब भी अकेले रहता था फूट फूट के रोया करता था अपने पुत्र शहजादा मोहम्मद के लिए। और रोने की आवाज दिल्ली में दूर दूर तक सुनी जा सकती थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं की कि उसके कक्ष में जाके पूछ दे क्यों रो रहे हो। तो बलबन अपने पुत्र के मरने के बाद वृद्ध हो चुका था, वो मर गया। जब मर गया तो दरबारियों ने कहा कि तुम आओ। इसने कहा कि नहीं नहीं, हम नहीं आए, हमारे लिए बंगाल सबसे बेहतर। तो फिर उसका जो पुत्र था 17 वर्ष
16-17 साल का था। कैकुबाद इसको दरबारियों ने बैठा दिया गद्दी पर। जब गद्दी पर बैठा दिया तो ये न तो गद्दी पर बैठने से पहले बलबन के कठोर नियंत्रण में पला बढ़ा था, ये न तो कभी शराब की बोतल देखा था, न किसी सुंदर स्त्री का मुंह देखा, इतना कठोर नियंत्रण था। अब दरबारियों ने कहा कि मौज काटना है तो शराब पिलाओ, सुंदरी के चक्कर में फंसाओ। इसीलिए दरबारियों ने इसे एक तरह से शराब और हरम का दरवाजा इसके लिए खोल दिया। हरम का मतलब जहां पे महिलाएं 2000, 5000, 10,000 रहती थी, उसका दरवाजा खोल दिया। इसे पहली बार ये सब देखने को मिला। ये दिन भर शराब ये भी पीने लगा। उसके बाद निजामुद्दीन फखरुद्दीन दोनों ससुर दामाद थे। एक दिल्ली का कोतवाल था निजाम फखरुद्दीन और उसी का दामाद था निजामुद्दीन। ये दोनों पूरा सत्ता का लाभ लेने लगे। दोनों सत्ता का लाभ लेने लगे। कहे कि आप मौज करो सुल्तान, आप मौज करो, बाकी हम लोग पे छोड़ दो, सब बढ़िया चल रहा है। तो अब एक खबर पहुंच गई बुगरा खां को कि तुम तो थोड़ा सा कम थे, तुम्हारा पुत्र तुमसे 10 गुना अधिक है। आगे हाँ, तो उसने एक खत लिखा, किसको? कैकुबाद को, अपने पुत्र को, कि मैं तुम्हारा बुगरा खां सूबेदार बंगाल तुमसे मिलना चाहता हूं। तुम कहीं पर भी मिलने की डेट तारीख मुकर्रर करो, मैं फैजाबाद में तुम्हारा इंतजार करूंगा। और ये फैजाबाद तक कौन जाता है? बुगरा खां पहुंच जाता है। अब वो निकलने का प्रयास करता है, तब तक कैकुबाद वहां से मिलने के लिए निकलना चाहता है। अरे सुल्तान, नई ब्रांड है, अभी ईरान से आई है, नई ब्रांड है लो। अब वो 2-3 दिन तक ऐसे ही पड़ा रहता है, लेकिन उसको बाद में जब शराब की नशा टूटती है तब उसे लगता है कि नहीं जाना चाहिए, वहां पे पिता इंतजार कर रहा हो। इसलिए कैसे बच बचा के वहां से भाग के फैजाबाद में पहुंचता है। फैजाबाद में कैकुबाद की दरबार लगाई जाती है। दरबार में वो बैठता है। इस समय बुगरा खां आता है और वो जैसे बलबन का रिवाज था कि जब भी कोई दरबार में आएगा तो साष्टांग दंडवत करेगा, सिजदा, और उसके बाद पैबोस करना हो। ये बुगरा खां वही करता है, साष्टांग दंडवत करता है और फिर पैरों को चूमने के लिए जब आता है तो उसको एहसास होता है कि अरे तो मेरा पिता है। वो तुरंत क्या करता है, इसके पैरों पे गिर पड़ता है, अपने पिता के बुगरा पैरों पे गिरता है, माफी मांगता है कि गलती नहीं होगी। 3 दिन ये दोनों रहते हैं पिता पुत्र। फिर कहता है कि जल्दी फखरुद्दीन निजामुद्दीन के बाहर निकलो, उसके चक्कर से बाहर निकलो, ये आदेश देता है। और यही मिलन का वर्णन कौन करता है? किरण उस्सादैन में अमीर खुसरो करता है, इस बात का गवाह भी है। फिर यहां से कैकुबाद वापस लौटता है और वापस लौटने के पश्चात कैकुबाद क्या करता है कि वहां पर फखरुद्दीन को निपटाता है, जहर देता है, कहता है कि आओ शराब बैठ के पीते हैं, उसी में जहर मिला देता है, वो भी चल जाते हैं। फिर एक दिन किसकी हत्या करवा देता है? हत्या करवा देता है उसके दामाद की भी, निजामुद्दीन की। तब तक लेट हो चुका है। ये 19 वर्ष का अभी कैकुबाद है और ये शराब सुंदरी में इतना डूबा रहता है कि 19 वर्ष की ही आयु में इससे लकवा मार जाता है, पैरालिसिस का शिकार हो जाता है और फिर इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसके मृत्यु होते ही जो इसका संरक्षक है, जिसका नाम है फिरोज खिलजी, वो गाजी फिरोज खिलजी क्या करता है, एक छोटे से बच्चे को गद्दी पर बैठाता है और देखता है कि अब कोई विरोध नहीं है, उसको काट के फेंक देता है और फिर एक तरह से खिलजी वंश की स्थापना। तो उसके बारे में हम बातें कल करेंगे, इसे लिखाएंगे कल। एक इम्पोर्टेंट सूचना, जो लोग एडमिशन नहीं कराए हैं वो कृपया एडमिशन करा लें, और जो लोग बकाया धनराशि वाले हैं